नमस्कार। दिल्ली की शराब नीति पर अब सारे देश में चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके पास भी समन आया, नोटिस आया पूछताछ के लिए, लेकिन वो निकल लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव प्रचार ज़्यादा ज़रूरी है, पूछताछ में बाद में शामिल हो जाएंगे। हालांकि दिल्ली के एक मंत्री के यहाँ छापा पड़ चुका है, 2 मंत्री गिरफ्तार हैं और एक सांसद संजय सिंह वो भी गिरफ्तार हैं। मनीष जी को गिरफ्तार हुए तो लंबा समय हो गया और उनको बार बार बेल भी नहीं मिल रही है। अब एक तरफ यह आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा कि ये जो पूरा का पूरा ईडी का काम है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई करप्शन नहीं किया है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारा का सारा केस हमारे खिलाफ लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जब आप आंकड़ों में जाते हैं, जब आप डिटेल्स देखते हैं इस शराब घोटाले की, तो आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिलते हैं। बेहतर यह होगा कि देख लिया जाए कि आखिर यह शराब घोटाला है क्या, और उसके बाद यह समझने की कोशिश किया जाए कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। वैसे दिल्ली में काली दाल का फैशन भी है, लोग काली दाल ही खाते हैं, लेकिन कहावत तो है ही कि दाल काली है या दाल में काला है। तो ये जो पूरी की पूरी शराब नीति है, इसका मामला यह है कि दिल्ली में जो पुरानी शराब नीति थी उसको बदल के केजरीवाल सरकार एक नई शराब नीति लेके आई। इस शराब नीति में कुछ जो खास खास बातें थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो यह थी कि पुरानी शराब नीति में 60% दुकानें सरकार के पास होती थी, प्राइवेट सेक्टर के पास केवल 40% दुकानें होती थी। जो नई शराब नीति लाई गई, नई आबकारी नीति लाई गई, उसमें पूरा का पूरा 100% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, यानी सरकार को शराब के बिजनेस से बाहर निकाल दिया गया। इसमें शराब की होम डिलीवरी अलाउ की गई। दुकानें जो रात को 10 बजे बंद होनी होती हैं उनको सुबह 3 बजे तक खुलने की बात की गई। जिनको शराब का लाइसेंस, शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया, उनको अनलिमिटेड डिस्काउंट देने का अधिकार दिया गया। और सरकार ने यह दावा किया कि इन सब चीजों से ये जो नई नीति आई है, 27% आय जो सरकार की है वो बढ़ जाएगी और ये लगभग 8,900 करोड़ के आसपास होगी। यानी पुरानी शराब नीति को बदलकर नई शराब नीति लाई गई और यह कहा गया कि नई शराब नीति लाने से सरकार को 8,900 करोड़ का फायदा होगा। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है, सरकार जो है वो शराब के बिजनेस से पूरी तरह बाहर भी हो जाए और उसके बावजूद सरकार को 8,900 करोड़ रुपए का फायदा हो, तो इसमें क्या बुराई है, सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब यह नीति लागू हुई तो कुछ और चीजें सामने आई, कुछ और आंकड़े आए जिससे सरकार का यह दावा गलत साबित हुआ। पहली बात तो यह कि जो पुरानी नीति थी उसमें जो लोवेस्ट रेट था, सबसे कम बोली लगाने वाला रेट था, उसकी लाइसेंस फीस 25 लाख रुपए थी, 25 लाख थी। जो नई नीति आई उसमें इसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी मिनिमम जो लाइसेंस फीस लगेगी वो 5 करोड़ रुपए लगेगी। अब इसका असर यह हुआ कि छोटे जो ठेकेदार थे वो इससे बाहर हो गए। 5 करोड़ रुपए जो दे सकता है लाइसेंस फीस के रूप में, सिर्फ वही बिजनेस कर सकता था। तो केवल बड़े ठेकेदार बिजनेस कर सकते थे, छोटे ठेकेदार बाहर हो गए। और जो आंकड़े आए उनसे पता चला कि ये जो बड़े ठेकेदार थे वो तेलंगाना के एक ग्रुप के सारे बड़े ठेकेदार थे। कहा गया कि तेलंगाना का वो जो ग्रुप है वो आम आदमी पार्टी के बहुत करीब है और सिर्फ उनके हाथ में शराब की दुकानें रहें, इसके लिए बड़ा खेल हुआ है। अब आते हैं मुनाफे, प्रॉफिट के मामले में, जिसमें सरकार कह रही थी कि उसको 8,900 करोड़ का फायदा हो सकता है। जो पुरानी नीति थी उसमें 750 ml की एक बोतल का दाम अगर मान लीजिए 530 रुपए, 530 रुपीज था, तो नई वाली में यह बढ़ के 560 रुपए हो गया। यानी पहली बात तो यह कि जनता को शराब सस्ती नहीं और महंगी मिलनी थी। यही नहीं, ठेकेदार को एक बोतल पर जो पहले मुनाफा, अगर 530 रुपए की मान लीजिए बोतल है, तो 530 रुपए की एक बोतल पे ठेकेदार को पहले मुनाफा मिलता था 33 रुपए 35 पैसे, 33 रुपीज 35 पैसे। नई नीति में यह बढ़ के 363 रुपीज 27 पैसे हो गया। यानी ठेकेदार को पर बोतल होने वाला प्रॉफिट 10 गुना हो गया। आप कहेंगे ठेकेदार को प्रॉफिट मिलता है, उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत ठेकेदार को प्रॉफिट मिलने से नहीं थी,
दिक्कत इस बात से थी कि पुरानी नीति में सरकार को ऐसी हर बोतल पे, जिसका दाम मैंने बताया कि 530 रुपए था, अगर हर बोतल पे 329 रुपए 89 पैसे, 329 रुपीज 89 पैसे मिल रहे थे पर बोतल गवर्नमेंट को। यानी अगर 530 रुपए की एक बोतल शराब बिकती थी तो 329 रुपीज 89 पैसे सरकार के पास जा रहे थे। अब आप देखिए, 530 रुपए की जो आप बोतल खरीदते हैं, शराब की बोतल खरीदते हैं, उसमें आप 350 रुपए के आसपास टैक्स दे देते हैं, जो या तो सरकार के पास या ठेकेदारों के पास पहुंच जाता है। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि शराब पीना ही छोड़ दीजिए। वैसे तो इतना सारा टैक्स दे के आप बड़ी देशभक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपना स्वास्थ्य भी नष्ट कर रहे हैं और सिर्फ उससे फायदा दुकानदारों को पहुंचा रहे हैं। खैर, वो अलग मामला है। तो सरकार को पुरानी शराब की नीति जो थी उसमें 329 रुपए 89 पैसे मिल रहे थे एक बोतल पे, जिसकी कीमत 530 रुपए अगर हो तो। नई पॉलिसी में यह घट के सिर्फ 3 रुपए 78 पैसे, 3 रुपीज 78 पैसे रह गए। मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर को, ठेकेदार को जो प्रॉफिट मिलता था वो 10 गुने से ज्यादा बढ़ गया और सरकार को जो प्रॉफिट मिलता था वो 10 गुने से ज्यादा कम हो गया। 17 नवंबर 2021 को यह नई आबकारी नीति लागू हुई थी और इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे। हर जोन में हद से हद, अधिक से अधिक 27 दुकानें खुलनी थी और इस तरह से कुल 849 दुकानें दिल्ली में नई खोली जानी थी। यानी दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या 849 और बढ़ जाती। पता नहीं कैसे ये लोग अपने कार्यक्रमों में बाकी जगहों पे गांधी जी की फोटो लगाते हैं, राजघाट पर जाते हैं, शराब की दुकानों की संख्या 849 दिल्ली में और बढ़ा रहे थे। रात के 3 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहनी थी और अगर आपको चाहिए तो आप फोन करके होम डिलीवरी शराब की करा सकते थे। यानी कुल मिला जुला के लोगों को शराब ज्यादा पिलाने का सारा प्रबंध कर दिया गया था। अब सरकार ने जो तर्क दिया था कि उससे फायदा होगा, देखा यह गया कि सरकार को फायदा होने की जगह नुकसान हुआ और फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े शराब कारोबारियों को हुआ। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो तत्कालीन मुख्य सचिव थे, उन्होंने एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी अनियमितता की और उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए, 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आरोप यह लगाया गया कि आबकारी नीति को जब संशोधित किया गया था, बदला गया था, तो उसमें अनियमितता हुई थी और जो लाइसेंस धारक थे उनको अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लोगों का लाइसेंस शुल्क या तो माफ किया गया था या कम कर दिया गया था और जिसकी वजह से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने एक और प्रोब दिल्ली लीकर स्कैम में शुरू किया और यह आरोप लगाया कि मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें मामला बनता है और कहा कि लीकर लॉबी जो है साउथ इंडिया की, साउथ ग्रुप की, जो तेलंगाना का एक खास ग्रुप मैंने बताया, साउथ ग्रुप की जो लीकर लॉबी है, उसने कम से कम 100 करोड़ रुपए आपको दिए हैं घूस के रूप में, जो गोवा के इलेक्शन कैंपेन में यूज हुआ है। और यह जानकारी उसको मिली एक अरेस्टेड बिजनेसमैन से। एक बिजनेसमैन जिसको अरेस्ट किया गया, उससे उसको जानकारी मिली कि 100 करोड़ के आसपास, कम से कम 100 करोड़, 100 करोड़ के आसपास नहीं, कम से कम 100 करोड़, ज्यादा भी हो सकता है, वो घूस के रूप में आपके लोगों को दिए गए, जिसका उपयोग गोवा के इलेक्शन में हुआ। इसके बाद जब साउथ का नाम आया, तेलंगाना का नाम आया, तो ये जो जांच है वो तेलंगाना तक पहुंची और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं केसीआर, के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी हैं के कविता तक ये जांच पहुंची और उनके जो भूतपूर्व अकाउंटेंट हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई। ईडी का कहना है कि ये जो पॉलिसी नई बनाई गई, इस पॉलिसी से सरकार को 2800 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी जो प्राइवेट बिजनेसमैन लाए गए थे उनको 2800 करोड़ का फायदा हुआ। अब इसमें एक और मामला जुड़ गया है। सीबीआई एक नए मामले की जांच कर रही है जिसमें दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप है कि 1500 करोड़ का एक और घोटाला शराब घोटाले में शामिल हो गया है। जब जांच चल रही थी, पूछताछ चल रही थी, तो एजेंसी ने यह पाया कि जब इस पॉलिसी को वापस लिया गया, हां, मैं ये बताना आपको भूल गया कि जब ये सब आरोप लगे
तो दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी वापस ले ली और पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। अब होता क्या है, कोई भी सरकार जब पॉलिसी नई लेके आती है और उस पर आरोप लगते हैं तो सरकार सामने आती है, आंकड़े देती है कि देखो भैया हमको तो फायदा हो रहा है, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। आम आदमी पार्टी की सरकार जो खुद ही एस्टीमेट बनाती है और उसके बाद जब कोई पुल या परियोजना पूरी हो जाती है तो कहती है एस्टीमेट से कम में हमने कर लिया। तो भाई आपने एस्टीमेट जब आप ही को बनाना है तो आप, हो सकता है एस्टीमेट बढ़ा चढ़ा के आपने बनाया हो। यानी डेटा को लेकर आम आदमी पार्टी बड़ी सतर्क रहती है। अभी भी जब घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो वो यही बात कर रहे हैं कि हमने दिल्ली का बड़ा विकास कर दिया, 5-5 साल दोनों पार्टियां लूटती थीं और हमने एक ईमानदार सरकार दी, शिक्षा में काम किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो इस अपने आंकड़ों को लेकर इतना ज़्यादा सावधान रहते हैं, उन्होंने जब इस नीति पर, शराब नीति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो बजाय इसके कि आंकड़े सामने लेके आते, बजाय इसके कि जनता में बताते कि हमको लीकर पॉलिसी से, जो हमने नई आबकारी नीति बनाई है, उससे इतना फायदा हुआ, चुपचाप उन्होंने वो लीकर पॉलिसी वापस ले ली और उसकी जगह पर जो पुरानी आबकारी नीति थी उसको लागू कर दिया। तो सीबीआई ने जो मामला बनाया है वो रोल बैक के प्रोसेस में गड़बड़ी का मामला बनाया है। इनका कहना है कि जब रोल बैक का प्रोसेस हुआ, सरकार ने दुकानों का, शराब की दुकानों का सारा काम अपने हाथ में ले लिया, तो जो पहले डिस्काउंट दिए गए थे, जो मैन्युफैक्चर थे, जो उन्होंने जो डिस्काउंट दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि कितना भी डिस्काउंट देने की छूट दे दी गई थी, तो दिल्ली में तो स्कीम चला दी गई, एक शराब पर दूसरी शराब फ्री। तो जो ये डिस्काउंट्स दिए गए थे होलसेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स ने जो डिस्काउंट दिए थे, वो डिस्काउंट गवर्नमेंट बुक्स में दिखाई नहीं दिए गए, यानी सरकार ने उसका हिसाब किताब नहीं रखा। जबकि जो शराब बनाने वाले थे और होलसेलर थे, उन्होंने ये डिस्काउंट जारी रखा। जब होटल की खरीदारी या क्लब की खरीदारी या रेस्टोरेंट की खरीदारी शराब की हो रही थी, उसके लिए यह डिस्काउंट जारी रखा। सीबीआई का कहना है कि इस डिस्काउंट का जो हिसाब किताब नहीं रखा गया है, इससे लगभग 1,500 करोड़ रुपए निकालकर, बचाकर पंजाब के इलेक्शंस में लगाए गए। इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब में भी छापे पड़े हैं, वहां भी एक एमएलए के यहां छापे पड़े हैं। एजेंसी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने कम से कम, जब अपने हाथ में सारा बिजनेस ले लिया, नई पॉलिसी वापस करके पुरानी पॉलिसी ले ली, तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए की शराब बेची है। इस 15,000 करोड़ में से कम 10% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो 15,000 का 10% कैश डिस्काउंट हो गया 1,500 करोड़ रुपए। उसका कहना है कि दिल्ली सरकार को कम से कम 1,500 करोड़ रुपए का डिस्काउंट जो मिला था, उसका कहीं हिसाब किताब नहीं रखा गया है और वो पैसा इस्तेमाल किया गया है पंजाब के चुनाव में। इसके अलावा उसका आरोप है कि इसका एक हिस्सा जो है वो दिया गया है आम आदमी पार्टी के लोगों को घूस के रूप में। और यही वजह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ईडी ने अब पंजाब के एक आप एमएलए हैं कुलवंत सिंह, उनके यहां रेड डाली है। तो ये सारा का सारा खेल है शराब घोटाले का। एक पुरानी शराब नीति थी जिसको बदला गया, जिसकी जगह नई शराब नीति लाई गई। इस नई शराब नीति में सरकार की इनकम बढ़ने की जगह घट गई। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो अचानक ये शराब नीति वापस ले ली गई। वापस लेने के प्रोसेस में जो डिस्काउंट का पैसा था, 10% डिस्काउंट की बात हो रही है, एवरेज 10% डिस्काउंट की बात थी, ये सारा का सारा पैसा सरकारी खाते में नहीं दिखाया गया। ये पैसा कहां गया, ये सवाल है। सवाल ये है कि क्यों ऐसी नीति बनाई गई जिसमें सारे शराब के ठेके दक्षिण के एक बड़े ग्रुप को गए, और सवाल यह है कि ऐसी आबकारी नीति क्यों बनाई गई जिसमें सरकार को फायदा होने की जगह सरकार को नुकसान हुआ। और इन सब के बीच ये तथ्य है कि जो ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, फटाफट इस नीति को डिफेंड करने की जगह वापस ले लिया गया। इन्हीं सारे सवालों को लेकर ईडी जांच कर रही है। और आप जानते हैं संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिसोदिया जी 26 फरवरी से ही सलाखों के पीछे हैं। लगातार तारीखें पड़ रही हैं, लगातार अपीलें हो रही हैं, लेकिन उनको कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। अभी तक उनको जमानत भी नहीं मिल सकी है। तो हाल फिलहाल की स्थिति यह है कि शराब घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, दोनों ही कर रहे हैं। सीबीआई शराब नीति में अनियमितता और करप्शन को लेकर जांच कर रही है, तो ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। सीबीआई की जो प्राथमिकी है, एफआईआर है,
उसमें मनीष सिसोदिया का नाम है, आरवी गोपी कृष्ण का नाम है जो उस समय आबकारी विभाग के कमिश्नर थे, आनंद तिवारी जो डिप्टी कमिश्नर थे उस विभाग के, पंकज भटनागर जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, विजय नायर जो पूर्व सीईओ हैं मेसर्स ओनली मच लाउडर मुंबई के, मनोज राय मेसर्स परनाड रिकॉर्ड के पूर्व कर्मचारी हैं लखनऊ के, अमनदीप ढल हैं जो मेसर्स ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के हैं। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप के काफी लोगों का नाम है। इसके अलावा जो सीबीआई का आरोप पत्र है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम है, विजय नायर का नाम है, अभिषेक बोइनपल्ली का नाम है, समीर महेंद्रू हैं, गौतम मुथा, अरुण आर पिल्लई, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह। ऐसे ही जो ईडी का आरोप पत्र है उसमें समीर महेंद्रू शामिल हैं, विजय नायर हैं, पी शरद चंद्रा हैं, विनय बाबू हैं, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मंगुट्टा और मनीष सिसोदिया। संजय सिंह का नाम इन दोनों में से किसी पर नहीं है। लेकिन संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया जब ईडी ने जो अपना आरोप पत्र था उसमें दिनेश अरोड़ा का जो बयान था उस बयान में बताया कि वह संजय सिंह से मिले थे, जिनके जरिए बाद में एक रेस्तरां में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। इस आरोप पत्र में यह भी कहा गया कि संजय सिंह के कहने पर चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की गई थी। इस शिकायत में यह भी कहा कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात की और संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके घर पे मुलाकात हुई। ऐसे ही मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है और 26 फरवरी से ही वो सलाखों के पीछे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है। उसमें जो उनके ऊपर आरोप है वो अनुच्छेद 120 यानी आपराधिक साजिश रचने और 477A यानी धोखा देने की नीयत से कृत्य करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी का आरोप है कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उनसे 6% रिश्वत प्राप्त करने के लिए 12% मार्जिन मनी तय करने की थी। इसके अलावा भी मुख्य सचिव ने एक जांच की है और वो उपराज्यपाल को भेजी है। इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मनीष सिसोदिया के कहने पर जो शराब मंत्री भी थे, आबकारी विभाग के भी मंत्री थे, एयरपोर्ट जोन KL1 के बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। अब बिडर जो है इसलिए उसने पैसे वापस मांगे या इसलिए अपनी शराब की दुकान वो नहीं खोल पाया क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसको NOC नहीं मिल पाई थी। ऐसे में नियम ये होता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो सरकारी खाते में जमा हो जाती है, लेकिन सरकार ने अपने खाते में जमा करने की जगह बिडर को वो पैसा लौटा दिया। तो ये कहा जा रहा है कि साठगांठ थी इसलिए बिडर को पैसा वापस लौटाया। इसके अलावा केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट के कैलकुलेशन का फार्मूला बदल दिया। बियर के हर केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आरोप लगे हुए हैं। 144.36 करोड़ का कैसे नुकसान हुआ मैंने आपको बताया। और एक बात और भी है कि बहुत जल्दीबाजी में यह शराब नीति लागू की गई, पिछली शराब नीति को बदल के, और जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो खटाखट इसको वापस ले लिया गया। इसके अलावा उस जांच में एक और बात निकल के आई कि सोशल मीडिया बैनर और होर्डिंग्स के जरिए जो शराब व्यवसायी थे, जो लाइसेंसी थे, वो शराब को बढ़ावा दे रहे थे। ये अलाउड नहीं है। ये दिल्ली एक्साइज रूल जो है 2010 का, उसके रूल 26 और 27 का उल्लंघन है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप जानते हैं शराब का प्रचार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पर एक वाली स्कीम हो या बाकी सारी चीजें हैं, इनका बाकायदा होर्डिंग लगा के प्रचार किया गया, जो कि कानूनन गलत है। इसके अलावा लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए उनका जो ऑपरेशनल कार्यकाल था, जो पहले 1 अप्रैल 2022 को खत्म हो जाता था, उसको बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक किया गया। और इसके लिए केंद्र सरकार या फिर उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में बढ़ाने के बाद जो है 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैर कानूनी फैसलों को कानूनी बना दिया गया। और इसी के वजह से शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद सरकार को 37.51% रेवेन्यू कम मिला। तो यह है शराब घोटाले की पूरी कहानी।
बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। तेलंगाना का मैंने बताया कि तेलंगाना के कई सारे शराब व्यापारी हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। दिल्ली और पंजाब में कई लोग हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। मोटा आरोप यह है कि शराब नीति में बदलाव करके प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाया गया और उसके बदले प्राइवेट सेक्टर से घूस में अच्छी खासी रकम हासिल की गई, जिसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया गया गोवा में और पंजाब में। अब ये सही है गलत है ये तो जांच के बाद आएगा, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि नीति बदली गई, प्राइवेट सेक्टर का फायदा बढ़ गया, सरकारी फायदा घट गया। एक बात समझ में आ रही है कि नीति बदली गई, करप्शन का आरोप लगा, तुरंत जस्टिफाई करने की जगह नीति को वापस ले लिया गया। एक बात और समझ में आ रही है कि जिस देश में कई जगहों पर शराबबंदी भी लागू है, शराब बिकती है, सारी सरकारें शराब बेचना चाहती हैं ताकि उससे फायदा हो और टैक्स मिले सरकार को। वहां एक तरफ तो शराब की बिक्री को जबरदस्त बढ़ावा दिया गया, एक पर एक शराब फ्री मिल रही है, गली कोने में शराब की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका फायदा सरकार की बजाय प्राइवेट सेक्टर को पहुंचाने का जो काम किया गया वो अपने आप में और कुछ अगर नहीं है तो नैतिक अपराध तो है ही। इसलिए जांच तो चलेगी, जांच कहां तक जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। 2 मंत्री गिरफ्तार हैं, एक सांसद गिरफ्तार हैं, कुछ और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हाथ कहां तक जाएगा ईडी का कोई नहीं कह सकता। हम सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से ईडी का इस्तेमाल विपक्षियों को परेशान करने के लिए किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी सही है कि जितने रिकॉर्ड सामने आए हैं, जितने आंकड़े सामने आए हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, वो नीति निर्माण का हिस्सा होने के रूप में दूध से धुले कम से कम नजर नहीं आते हैं। आगे अगर इस पर कोई अपडेट होगी तो हम फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।